दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 94 में एक गांव है नौरंगाबाद। इस गांव में छलेरा गांव के जिन लोगों की ज़मीन नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहित की थी, उन्हें इसके बदले में मुआवजे के साथ साथ अलग अलग साइज़ के प्लॉट भी नियम के अनुसार आवंटित किए गए थे। चूँकि अभी इस इलाके में ज़्यादा आबादी और विकास हुआ नहीं था, इसलिए जिन लोगों को यहाँ प्लॉट मिले थे, उनमें से कुछ ने अपने प्लॉट की घेराबंदी करके उसमें 1 या 2 कमरे बनाकर उन्हें मजदूर तबके के लोगों को किराए पर दे दिया। सेक्टर 94 के इस इलाके में अभी सिर्फ मजदूर पेशा लोगों के ही 15 से 20 परिवार किराए पर रहते थे। इस इलाके में बिजली पानी तो है, लेकिन घनी आबादी ना होने के कारण शाम होते होते तक यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन यहीं पर एक क्राइम होता है, और क्या है वो क्राइम, किसके साथ हुआ वो क्राइम, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप अगर अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते। और हाँ, एक बात और कहूँगी, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इसी इलाके में छलेरा गांव के रहने वाले चरण सिंह का भी प्लॉट था, जिसमें उन्होंने बाउंड्री करवाकर उसमें 1 कमरा, शौचालय, स्नानघर और रसोई बनाकर उसे किराए पर दिया हुआ था। पिछले 1.5 साल से इस कमरे में मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला संदीप यादव अपनी पत्नी सोनी यादव के साथ किराए पर रहता था। संदीप की 1.5 साल पहले ही कासगंज की रहने वाली सोनी से शादी हुई थी। दोनों की शादी कोरोना के बीच लॉकडाउन के दौरान हुई थी। संदीप पहले सेक्टर 94 में ही हिंडन बैराज के पास किराए के किसी दूसरे कमरे में अपने एक दोस्त के साथ रहता था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी होने के कारण उसने चरण सिंह का मकान किराए पर ले लिया। संदीप शादी से पहले तो नोएडा में एक बड़े ढाबे पर काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब नौकरी चली गई और शादी हो गई, तो पेट पालने और जीवन चलाने के लिए उसने महामाया फ्लाईओवर के नीचे साइकिल पर ही आलू की सब्जी और खस्ता कचौरी बेचने का काम शुरू कर दिया। संयोग से काम भी ठीक ठाक चलने लगा और संदीप नौकरी में से ज़्यादा अपने काम से पैसा कमाने लगा। कुल मिलाकर घर गृहस्थी मज़े से चलने लगी। अपने घर पर ही पत्नी सोनी की मदद से वह सुबह के वक्त खस्ता कचौरी और सब्जी खुद तैयार करता और फिर साइकिल पर रखकर उसे बेचने के लिए हर सुबह 10 से 11 बजे तक महामाया फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाता और शाम को 5 बजे तक अपना माल बेचकर वापस घर लौटाता। 20 जनवरी को भी संदीप यादव हर रोज़ की तरह सुबह करीब 10:30 बजे साइकिल पर कचौरी और सब्जी लेकर सेक्टर 94 स्थित घर से निकला था और शाम के करीब 7 बजे घर लौटा। घर के बाहर साइकिल खड़ी करने के बाद हमेशा की तरह संदीप ने सोनू को बाहर से ही दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने दरवाजे को धकेलते हुए थोड़ा कड़ी आवाज़ में कहा, क्या बात है महारानी, बहरी हो गई हो क्या, या कान में तेल डाल लिया है। कमरे से गहन अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था। अन्य दिनों की अपेक्षा संदीप को इस दिन पत्नी सोनी का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। संदीप के अनुमान से दरवाजे के पास लगे बिजली के बोर्ड को टटोलकर कमरे की लाइट जला दी। कमरे में रोशनी होते ही संदीप फर्श पर सोनी की खून से लथपथ लाश पड़ी देखकर सन्नाटे में रह गया। लाश को जैसे ही उसने देखा, उसके गले से चीख निकल गई। सिर को पकड़कर संदीप गला फाड़ कर रोने लगा। कॉलोनी के मकान जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर बने हुए थे, लेकिन शाम के सन्नाटे में संदीप के रोने और चीखने की आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि चंद समय में ही वहाँ पर कॉलोनी में रहने वाले कई मजदूर परिवार एकत्रित हो गए। वैसे भी उस समय ज़्यादातर लोग अपने काम से घर लौट रहे थे।
सभी ने संदीप को अपनी पत्नी की लाश के पास फूट फूट कर रोते देखा। कॉलोनी के एकत्रित हुए मजदूरों में से ही किसी ने तब तक निकट की ओखला पुलिस चौकी के इंचार्ज राजेंद्र सिंह को जाकर इस हादसे की सूचना दी, तो वो तत्काल ही अपने मातहत पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। कॉलोनी के लोगों ने संदीप की पत्नी सोनी की हत्या के बारे में जो खबर दी थी वह एकदम सही थी। लिहाजा घटनास्थल का मुआयना कर राजेंद्र सिंह ने सेक्टर 126 थाने के प्रभारी भरत कुमार राठी को हत्या की इस वारदात से अवगत करा दिया। थाना प्रभारी राठी भी हेड कांस्टेबल मोनू, जगपाल सिंह और कांस्टेबल अमित कुमार के साथ जब तक घटनास्थल पर पहुंचे तब तक वायरलेस पर जानकारी पाकर नोएडा जोन 1 की एसीपी अंकिता शर्मा और एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। क्राइम और फॉरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। संदीप ने बताया कि सुबह जब वह घर से गया था तब तक उसकी पत्नी एकदम ठीक थी। शाम को जब 7 बजे लौटा तो पत्नी की लाश घर में पड़ी थी। संदीप से पूछताछ में पता चला था कि घर में लूटपाट जैसी कोई वारदात नहीं हुई है, जिसका मतलब साफ था कि किसी ने सोनी की हत्या की नीयत से ही की है और इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी राठी ने जब गहराई से लाश का निरीक्षण किया तो देखा कि कातिल ने बेदर्दी के साथ किसी चीज़ से सोनी के चेहरे पर वार किया था और जिसके कारण नाक पर काफ़ी गहरा जख्म भी हो गया था। वहाँ से बहने वाला खून जमकर काला पड़ चुका था। एक खास बात यह थी कि कातिल ने बड़ी बेरहमी के साथ सोनी के सिर को शायद कई बार ज़मीन पर दे मारा होगा, क्योंकि सिर के पिछले हिस्से में काफ़ी चोट लगी थी और वहाँ से काफ़ी खून भी बहा था। घटनास्थल के निरीक्षण से एक बात यह भी साफ हुई कि सोनी का शायद कातिल के साथ काफ़ी संघर्ष भी हुआ होगा, क्योंकि उसके बदन के कपड़े काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुके थे। ब्लाउज के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से फटा हुआ था। शरीर पर पहनी हुई साड़ी भी घुटनों से ऊपर खिसकी हुई थी, जिससे लग रहा था कि उसके साथ कातिल ने या तो शारीरिक संबंध बनाए होंगे और या फिर इसका प्रयास किया होगा। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच के सभी औपचारिकताएं पूरी करके थाना प्रभारी राठी ने सोनी यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी राठी ने दफ़ा 302 आईपीसी यानी हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके जांच पड़ताल का काम खुद अपने हाथों में ले लिया। एक बात थी जो पुलिस की समझ से परे थी, वह यह कि संदीप यादव ने बताया था कि उसकी ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही घर में कोई लूटपाट हुई है। वैसे भी संदीप के घर में लूटपाट के लिए कोई ऐसी कीमती चीज़ थी नहीं जिसके लिए बदमाश किसी की जान ले लेते। हाँ, जिस संदिग्ध हालत में सोनी का शव मिला था उससे यह जरूर लग रहा था कि कोई ऐसा जरूर है जिसकी सोनी के ऊपर नीयत खराब हुई थी। थाना प्रभारी राठी को एक बार संदीप यादव से कुछ खास बिंदुओं को लेकर पूछताछ करनी जरूरी लगी। लिहाजा उन्होंने अगली सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब सोनी के शव का अंतिम संस्कार हो गया तो संदीप को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इस दौरान सोनी के घर वाले भी अगली सुबह तक उसकी हत्या की सूचना पाकर उसके घर पहुंच गए थे। सोनी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज कस्बे का रहने वाली थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 4 बहनें थीं। 2 भाई शैलेश व अखिलेश यादव में से बड़ी एक बहन थी, जबकि 3 बहनें उससे छोटी थीं। परिवार की दोनों सबसे छोटी लड़कियों को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी थी। सोनी की शादी 2020 के मध्य में कोरोना लॉकडाउन के दौरान करीब 1.5 साल पहले हुई थी। जब पुलिस ने सोनी के भाई अखिलेश से उसकी बहन के बारे में पूछा तो उसने अपने बहनोई संदीप पर कोई शक तो नहीं जताया, लेकिन उसकी यह शिकायत थी कि जब संदीप के पास रहने का कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था तो उन्हें सोनी को ऐसे स्थान पर लाकर रखना ही नहीं चाहिए था। उसने अपनी बहन सोनी से कहा भी था कि जब तक संदीप रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ले लेता वह वापस ना जाए, लेकिन सोनी ने उसकी एक नहीं मानी और जिसका खामियाजा उसकी जान के रूप में चुकाना पड़ा। सोनी के घर वालों से कत्ल और कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए सेक्टर 126 थाने की पुलिस ने
आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की ताकि पता चल सके कि सोनी का चाल चलन कैसा था। और संदीप की गैर मौजूदगी में किसी ने उसके घर में किसी को आते जाते तो नहीं देखा, लेकिन कॉलोनी के लोगों से पूछताछ में भी कोई मदद नहीं मिल सकी। अब बारी थी संदीप से कुछ अहम मुद्दों पर पूछताछ करने की। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के शायद अपने ही गांव के अजय नाम के लड़के से शादी से पहले संबंध थे। संदीप ने आशंका जताई कि हो सकता है कि उसने ही सोनी को मारा हो। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए पुलिस की एक टीम उसी दिन कासगंज रवाना हो गई और अजय को हिरासत में लेकर नोएडा वापस आ गई। दरअसल अजय को पूछताछ के लिए लाने का आधार यह था कि पुलिस ने संदीप से मिली जानकारी के आधार पर सोनी के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जब उसे खंगाला गया तो पता चला कि सोनी और अजय के बीच में हर दिन कई बार फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होती थी और व्हाट्सएप पर मैसेज का आदान प्रदान भी होता था। मोबाइल कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट साफ बता रही थी कि दोनों के बीच में साधारण संबंध तो नहीं थे। अजय से जब पूछताछ हुई तो पहले उसने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वह टूट गया और कबूल कर लिया कि सोनी के साथ उसके पिछले कई सालों से संबंध है। सोनी की जब से शादी हुई थी और इसके बाद भी जब वह अपने गांव जाती थी तो दोनों मौका मिलने पर एकांत में मिलकर अपनी पुरानी मोहब्बत की यादों को ताज़ा करते रहते थे। थाना प्रभारी राठी ने जब अजय का मोबाइल फ़ोन चेक कराया तो उन्हें उसमें सोनी तथा अजय की कुछ ऐसी अवस्था के फ़ोटो मिले जो दोनों के बीच के नाजायज़ रिश्तों को साबित करते थे। लेकिन अजय के फ़ोन की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट उसकी लोकेशन से कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा था कि वह सोनी की हत्या वाले दिन या उससे पहले नोएडा आया था या फिर उसने किसी संदिग्ध नंबर पर बात की थी। इंस्पेक्टर राठी एक बात तो अच्छी तरह समझ गए थे कि अजय और सोनी के बीच में संबंध होने के बावजूद अजय के पास सोनी की हत्या का कोई मोटिव तो नहीं था। लेकिन संदीप, जिसको यह बात पता थी कि उसकी बीवी के अजय के साथ संबंध है, तो उसके पास तो सोनी की हत्या करने का पुख्ता आधार भी था। एक सीधे से दिखने वाले अनपढ़ आदमी ने पुलिस को कैसे अपने जाल में फंसाकर गुमराह कर दिया। बड़बड़ाते हुए राठी ने मुक्का मेज पर मारते हुए उसी समय एसआई राजेंद्र सिंह को तत्काल सोनी के पति संदीप यादव की कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। थाना प्रभारी राठी को न जाने क्यों यकीन होने लगा था कि सोनी की हत्या के पीछे कहीं न कहीं संदीप का हाथ हो सकता है और इसलिए उन्होंने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई थी। लेकिन उसमें से कोई ऐसी जानकारी, संदिग्ध नंबर या लोकेशन नहीं मिली जिससे इस मामले में अजय की भूमिका को साबित किया जा सके। एक सप्ताह बीत चुका था। पुलिस को सोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी। जिस बात का शक था वही हुआ। लक्ष्मी की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी और इतना ही नहीं, उसकी मौत के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया था। बस यही वो कारण था जिसकी वजह से पुलिस को संदीप यादव पर किए गए शक से अपना ध्यान हटाना पड़ा, क्योंकि कोई भी पति किसी दूसरे आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव के साथ ऐसा घिनौना काम न तो खुद करेगा और न ही किसी दूसरे से करने देगा। संदीप को संदेह से बाहर करने का दूसरा कारण यह भी था कि एक तो उसकी कॉल डिटेल्स में कोई संदिग्ध बात ही नहीं मिल रही थी। दूसरे, महामाया फ्लाईओवर के नीचे रेहड़ी पटरी लगाने वाले कई लोगों से पूछताछ के बाद इस बात की पुष्टि भी हो गई थी कि संदीप यादव उस शाम को हमेशा की तरह शाम को 6 बजे अपना काम खत्म करके साइकिल लेकर वहां से गया था। इसके बाद संदीप पर शक करने की कोई वजह पुलिस के पास रही ही नहीं। राठी ने एक बार फिर से घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया। इसी कड़ी में पुलिस इलाके के हर घर में जाकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस ने तब पहली बार नोटिस किया कि एक प्लॉट पर बना एक कमरा ऐसा था जो घटना वाली रात को पूछताछ करते हुए भी पुलिस को बंद मिला और एक सप्ताह बाद जब पुलिस ने दोबारा छानबीन की तब भी वह बंद पाया गया। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से इस मकान के वाले शख्स के बारे में पूछा तो पता चला कि यह बुलंदशहर के छतारी कस्बे का रहने वाला रामवीर साहू उस कमरे में रहता है। रामवीर साहू पहले तो गुड़ बेचने का काम करता था, लेकिन
3-4 महीनों से वह ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। लोगों ने बताया कि जिस दिन सोनी की हत्या हुई उस दिन सुबह के वक्त तो वह अपने घर में दिखा था, लेकिन इसके बाद वह किसी को दिखाई नहीं दिया। यह जानकारी शाहू को संदेह के दायरे में लाने के लिए काफ़ी थी। पुलिस ने जब संदीप यादव से रामवीर साहू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कॉलोनी में रहने के कारण उसकी साहू से जान पहचान तो है, लेकिन वह उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता। संदीप ने बताया कि कभी कभी साहू महामाया मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां वह कचौरी बेचता है, सवारी लेने के लिए आकर खड़ा हो जाता था। संदीप ने बताया कि इसी कारण अक्सर उसकी साहू से बातचीत भी हो जाती थी। संदीप और कॉलोनी के दूसरे लोगों ने साहू के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली, वह यह थी कि वह अक्सर शराब के नशे में रहता था। शराब तो मजदूर तबके के ज़्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन साहू एक तरह से शराब का लती था। दिन हो या रात वह अक्सर शराब के नशे में दिख जाता था। साहू के बारे में कुछ और जानकारी एकत्रित की गई तो पता चला कि वह अविवाहित था और इस इलाके में आने से पहले अपनी बहन के पास छलेरा गांव में रहता था। रामवीर साहू थाना प्रभारी राठी के रडार पर आ चुका था। उन्होंने साहू की बहन का पता हासिल कर लिया और छलेरा में जाकर जब उसकी बहन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि 20 जनवरी 2022 की रात को वह उसके पास आया था, लेकिन उसने बहुत शराब पी रखी थी। अगली सुबह जब उसने साहू को शराब पीकर अपने घर आने की बात पर खरी खोटी सुनाई तो वह दोपहर को वहां गांव जाने की बात कहकर वहां से चला गया। साहू के बारे में जैसे जैसे जानकारियां मिल रही थी, उसके खिलाफ शक का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। सोनी हत्याकांड की जांच में अब तक हुई प्रगति के बारे में जब एडीसीपी रणविजय सिंह को साहू के बारे में तमाम जानकारियां मिली तो उन्होंने थाना प्रभारी राठी को उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा। राठी ने कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसके फ़ोन को ट्रेसिंग पर भी लगवा दिया। एसआई राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम लगातार साहू के पीछे लगी हुई थी। पुलिस टीम बुलंदशहर में उस गांव छतारी पहुंची तो पता चला कि साहू 21 जनवरी को अपने गांव आया तो था, लेकिन गांव में कोई नहीं था क्योंकि उसका एक भाई दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहता था। उसकी बेटी की 10 फरवरी को शादी थी। उसी में शरीक होने के लिए माता पिता और परिवार के दूसरे लोग दिल्ली गए हुए थे। पुलिस की एक टीम रामवीर साहू के भाई अजय वीर के घर का पता लेकर वहां पहुंची तो पता चला कि 23 जनवरी को रामवीर वहां आया जरूर था, लेकिन परिवार को उसका शराब पीना पसंद नहीं था और उसने खूब शराब पी हुई थी और इसीलिए परिवार वालों ने उसे वहां से यह कहकर भगा दिया कि उसके यहाँ शराबियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस को वहीं से यह जानकारी भी मिली कि रामवीर की एक मौसी इंद्रवती उत्तर पूर्वी दिल्ली के घड़ौली में रहती है, जिससे उसकी खूब पड़ती भी है। हो सकता है कि रामवीर उनके यहाँ गया हो। मौसी का पता लेकर जब पुलिस टीम घड़ौली में उसकी मौसी इंद्रवती के घर पहुंची तो पता चला कि 25 जनवरी को रामवीर उनके यहाँ भी आया था, लेकिन वह काफ़ी शराब पिए हुए था और डरा सहमा हुआ था। मौसी ने पूछा तो उसने शराब के नशे में बताया कि उससे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, उसने किसी औरत को मार दिया है। मौसी ने पुलिस को बताया कि यह सुनकर वह बहुत डर गई थी और इसलिए उसने रामवीर से कह दिया कि वह तुरंत यहाँ से चला जाए क्योंकि वह किसी पचड़े में पड़ना नहीं चाहती। रामवीर तक पहुँचने के लिए उसकी मौसी अंतिम सिरा थी जहाँ से उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली। रामवीर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा एसीपी अंकिता शर्मा ने क्राइम ब्रांच की साइबर टीम को जांच के साथ जोड़कर रामवीर के मोबाइल को ट्रैक करने का काम शुरू कर दिया। रामवीर के मोबाइल की ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि रामवीर लगातार सोनी के पति संदीप के साथ बातचीत करके उसके साथ संपर्क में बना हुआ है। पुलिस ने जब संदीप से पूछा कि क्या रामवीर साहू ने उसके साथ संपर्क किया है तो वो साफ साफ मुकर गया और रामवीर ने उसके साथ कोई संपर्क किया है। पुलिस टीम को अब संदीप पर भी शक होने लगा, जिस कारण से संदीप सफ़ेद झूठ बोल रहा था। पुलिस ने संदीप को बिना कुछ बताए उसके और रामवीर के मोबाइल की मॉनिटरिंग और उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी।
7 फरवरी 2022 को दोपहर में मोबाइल ट्रैकिंग से पता चला कि दोनों महामाया फ्लाईओवर के नीचे आपस में मिलने वाले हैं। इस सूचना के बाद थाना प्रभारी BS राठी ने अपनी टीम के साथ सादा कपड़ों में आसपास छिपकर निगरानी शुरू कर दी। दोपहर करीब 3 बजे रामवीर साहू पहचान छिपाने के लिए सिर पर कपड़े का साफा बांधकर संदीप से मिलने पहुंचा तो पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की टीम दोनों को लेकर थाने पहुंची और उनसे पूछताछ हुई तो मामूली पूछताछ के बाद ही सोनी यादव की हत्या का खुलासा हो गया। दरअसल संदीप ने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी सोनी की हत्या रामवीर साहू के द्वारा पैसा देकर करवाई थी। संदीप की जब सोनी से शादी हुई तब दोनों की ज़िंदगी बेहद खुशहाल थी और संदीप सोनी को प्यार भी बहुत करता था। लेकिन एक दिन जब सोनी बाथरूम में नहा रही थी तो संदीप ने वैसे ही उसका मोबाइल चेक कर लिया। उस दिन संदीप यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी सोनी उसे धोखा दे रही है। शादी से पहले से ही उसके अपने गांव के अजय से संबंध थे। संदीप ने सोनी की सच्चाई उस पर उजागर ही नहीं होने दी, लेकिन उस दिन के बाद वह सोनी से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा। सोनी से छुटकारा पाने की सोच के पीछे एक दूसरी वजह यह भी थी कि अपनी ससुराल कासगंज में आते जाते संदीप अपनी सबसे छोटी साली रानी, जो सभी बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, को पसंद करने लगा था। सोनी से छुटकारा पाने की एक वजह यह भी थी कि 1.5 साल होने को आया लेकिन अभी तक सोनी के मां बनने की कोई गुंजाइश नहीं बनी। तो संदीप ने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि सोनी के मां बनने की संभावना बहुत कम है। संदीप के पास सोनी से छुटकारा पाने की 3 वजह हो गई थी। अब वह किसी भी हालत में सोनी से छुटकारा पाकर अपनी साली से शादी करने का फैसला कर चुका था। संदीप ने फैसला किया कि अगर सही योजना बनाकर सोनी की हत्या करवा दी जाए तो रानी से शादी का रास्ता साफ हो सकता है। इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, यह बात सोच ही रहा था कि 19 जनवरी को अचानक उसकी कॉलोनी में रहने वाला रामवीर, जो उसका दोस्त भी बन चुका था, शाम को हमेशा की तरह दारू पीने के बाद उसके पास कचौरी खाने आया। काम खत्म करने की तैयारी कर रहे संदीप से अचानक रामवीर ने अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते हुए कह दिया कि ज़िंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हासिल करने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। रामवीर के मुंह से यह बात सुनते ही संदीप के दिमाग की बत्ती जलने लगी। उसे लगा कि अगर बात बढ़ाई जाए तो रामवीर उसका काम कर सकता है। तो भाई कर दे तू खून, कमा ले पैसा। संदीप ने अपनी तरफ से रामवीर को परखने के लिए पत्ता फेंका। अरे भाई, ऐसे ही किसी का खून कैसे कर दूं? कोई काम बताए, माल दे तभी तो करूँगा। अगर मैं कोई काम बताऊं तो करेगा? संदीप ने लोहा गर्म होते देख तुरंत पूछ लिया। तुझे किसका काम कराना है और तू पैसा कहाँ से देगा? रामवीर की पुतलियाँ भी सोच में सिकुड़ गईं। अरे वो छोड़, तुझे तेरे काम का पैसा मिलेगा, पहले ये काम करेगा? संदीप ने पूछा। हाँ भाई, माल देगा तो क्यों नहीं करूँगा, रामवीर ने उत्साहित होते हुए कहा। तो ठीक है, मेरी बीवी को मार दे, पूरे 70,000 रुपये दूंगा। अरे पागल हो गया है क्या जो तू अपनी बीवी को मरवाना चाहता है? रामवीर ने फटी आंखों से पूछा। वजह एक नहीं कई हैं भाई। एक तो कमीनी का शादी से पहले से ही गांव के किसी यार से चक्कर चल रहा है, दूसरा वे मां नहीं बन सकती, और तीसरा मुझे उसकी छोटी बहन बहुत पसंद है। इसका काम तमाम हो जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। संदीप ने इस दिन अपने मन की बात रामवीर को बताई तो उसने कहा, अभी शराब बहुत पी ली है, वह काम करेगा या नहीं इस बारे में सोचकर कल बताएगा। मामला बनता देखकर संदीप ने चलते समय रामवीर को 3,000 रुपये दे दिए। रामवीर फिर से शराब के ठेके पर गया और फिर शराब पीकर और रात को घर चला गया। रामवीर ने सुबह शराब का नशा उतर जाने पर संदीप की कही बातों पर विचार किया तो काफ़ी सोच विचार कर दोपहर 1 बजे फिर से महामाया फ्लाईओवर के नीचे संदीप के ठिकाने पर पहुंच गया। संदीप ने उससे पूछा, क्या इरादा किया भाई? इरादा तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी बीवी के मौत की कीमत बहुत कम लगाई है। क्यों, तुझे कितना चाहिए? संदीप ने पूछा। देख, तू अपना दोस्त है, तेरी परेशानी भी जायज़ है, लेकिन अगर कम से कम 1.5 लाख खर्च करे तो काम किया जा सकता है।
थोड़ी देर तक संदीप और रामवीर के बीच कत्ल करने के लिए दी जाने वाली रकम को लेकर सौदेबाजी होती रही। जब संदीप ने देखा कि रामवीर इससे कम पैसा लेने के लिए टस से मस नहीं हो रहा है तो उसने कहा, ठीक है भाई, तुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन काम बड़ी सफाई से होना चाहिए और काम होते ही सुबह पैसे दे दूंगा। कहते हुए संदीप ने जेब से 2000 रुपये और निकाले और रामवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हो सके तो आज ही काम कर दो, शाम तक कॉलोनी में वैसे ही सन्नाटा रहेगा। मैं यहाँ हूँ और सोनी घर में अकेली है, बस जाकर ठिकाने लगा दे। सारी बात तय हो गई तो 1.5 लाख में सोनी को मारने की बात कहकर रामवीर वहाँ से निकल गया। उसने उसी समय अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, क्योंकि उसने टीवी सीरियलों में देखा था कि मोबाइल की लोकेशन से पुलिस कातिल को खोज ही लेती है। सबसे पहले वह निकट के शराब ठेके पर पहुंचा, जमकर शराब पी और इसके बाद करीब 4 बजे संदीप के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था। सोनी ने अंदर से ही पूछा, कौन है? तो उसने बता दिया, भाभी जी मैं हूँ साहू, संदीप ने आपको देने के लिए पैसे भेजे हैं। रामवीर की बात ही ऐसी की थी कि सोनी ने दरवाज़ा खोल दिया और वैसे भी वह साहू को जानती थी। लेकिन जैसे ही सोनी ने दरवाज़ा खोला, रामवीर ने उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार घूंसा मारा। सोनी की नाक पर घूंसा लगते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चीखते हुए कमरे के बीचों बीच फर्श पर गिर पड़ी। इतना मौका काफ़ी था रामवीर के लिए। वह झट से कमरे में घुसा और दरवाज़ा भीतर से बंद कर जमीन पर पड़ी सोनी की तरफ पलटा। लेकिन कुछ पलों के लिए अचेत हुई सोनी पर निगाह पड़ते ही शराब के नशे में धुत रामवीर की आंखों में वासना के डोरे तैरने लगे। दरअसल चेहरे पर वार होने से संतुलन खोकर गिरने वाली सोनी के कपड़े इस कदर अस्त व्यस्त हो गए कि जांघों तक दिख रही सोनी की नग्न देही को देखकर रामवीर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि सोनी को मारना तो है ही, क्यों ना उसके साथ वह पहले अपनी वासना पूरी कर ले। यही सोचकर उसके साथ जमीन पर ही शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अपनी उत्तेजना के अतिरेक में वह कुछ करता उससे पहले ही सोनी की चेतना लौट आई और वह शोर मचाने की कोशिश करते हुए विरोध करने लगी। एक तो शराब का नशा, ऊपर से वासना का जुनून। सोनी रामवीर के लंबे चौड़े शरीर के नीचे दबी पड़ी थी। उसको शांत करने के लिए रामवीर ने सोनी के सिर को दोनों कनपटी से पकड़कर 3-4 बार फर्श पर पटक दिया। सोनू कुछ पल छटपटाई और फिर उसका शरीर शांत हो गया। लेकिन सोनी के शांत होते ही रामवीर के भीतर वासना का उफान आ गया। इस बात से अनजान कि सोनी की मौत हो चुकी है, रामवीर उसके जिस्म से खेलते हुए अपनी काम वासना शांत करता रहा। जब वासना का भूत उतरा तो देखा कि अचेत पड़ी सोनी के सिर से काफ़ी खून बह चुका है और वह मर चुकी है। उसने सोनी की साड़ी की घुटनों से नीचे कर दिया और कई बार उसके शव को हिला हिला कर देखा कि उसमें जान तो बाकी नहीं है। करीब 5 बजे रामवीर ने घर का दरवाज़ा खोलकर देखा कि बाहर कोई है तो नहीं, और उसके बाद रास्ता साफ देखकर वह कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह इतना सहम गया कि संदीप से भी संपर्क नहीं किया। रामवीर ने 2 दिन तक अपना मोबाइल फ़ोन ही ऑन नहीं किया। जब संदीप को बाद में पुलिस ने यह बात बताई कि उसके कातिल ने मौत के बाद उसके साथ संबंध बनाए तो उसको रामवीर पर गुस्सा बहुत आया। कुछ दिन बाद गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भागते फिरते रहे रामवीर ने जब पैसे मांगने के लिए संदीप से फ़ोन पर बात करते हुए संपर्क किया, तभी पुलिस को मोबाइल सर्विलांस के जरिए संदीप पर भी शक होना शुरू हो गया। इस मामले में ना तो मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल से कोई मदद मिली, क्योंकि कातिल और साजिश रचने वाले के बीच कोई फ़ोन से संपर्क हुआ ही नहीं था। ना ही रामवीर अपने फ़ोन को ऑन करके घटना स्थल पर गया था, ना ही घटना का कोई चश्मदीद था और ना ही रामवीर को घटना स्थल पर जाते किसी सीसीटीवी ने कैद किया था। इसलिए पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी। लेकिन अपने डर के कारण अगर रामवीर अपना घर छोड़कर गायब नहीं होता और बाद में वह फ़ोन पर संदीप से संपर्क नहीं करता तो शायद पुलिस कभी भी सोनी के हत्यारों तक पहुंच ही नहीं पाती। अपनी साली को पाने की चाहत में संदीप ने अपनी बेवफा बीवी को मरवाने की साजिश रचकर जो घिनौना अपराध किया वो गलत ही था, लेकिन
रामवीर ने सोनी की हत्या कर उसके मृत शरीर से वासना की जो भूख शांत की, वह हैवानियत की सभी सीमाओं से परे थी। संदीप और रामवीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या के इस मामले में साजिश की धारा 120B को जोड़कर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आज चूँकि कहानी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए आज आपके कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, कल के वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर आएंगे। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।